अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। यहां इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में साबिर शाकिर मेरे साथ हैं और लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब आरिफ हमीद भट्टी। अब सबसे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। पाक भारत कशीदगी, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास। बिलावल भुट्टो के सख्त सवालात, वज़ीर आज़म जवाब ना दे सके। PTI के शाह महमूद कुरैशी का नवाज शरीफ के सामने खुशामदाना रवैया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, वज़ीर रहमान से किसी ने सवाल ना पूछा कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब पर सवाल क्यों उठाए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारियत, अमेरिका भारत के पीछे खड़ा है। भारत की अक़वाम मुत्तहिदा में मसूद अजहर के खिलाफ करारदाद मंजूर ना हो सकी, चीन फिर रुकावट बन गया। लोधरा में मुबैना जाली पुलिस मुकाबला, पुलिस 5 गोलियां मारकर समझी मुल्जिम हलाक हो गया। लाश को अस्पताल लाया गया तो मुर्दा उठ खड़ा हुआ, मैं जिंदा हूँ। मुतासरा माँ का कहना है कि मजदूरी मांगने पर बेटे को जमींदार ने जाली पुलिस मुकाबले में मरवाने की कोशिश की। इस वक्त बात हो रही है जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी है। भारत के वज़ीर आज़म जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, अपने अज़ाइम उन्होंने वाज़े कर दिए हैं। एक तो वो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते हैं, फिर इसके साथ साथ बलूचिस्तान के अंदर जो सेपरेटिस्ट हैं उनकी मदद करके वो बलूचिस्तान के अंदर अलहदगी पसंदों को हवा देना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी धमकी दी है कि वो पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। ये भी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमला कर देंगे, सर्जिकल स्ट्राइक्स भी करेंगे। इस सब ये जो इंडिया कर रहा है इसका एक मकसद है, वो मकसद ये है कि पाकिस्तान कश्मीर के मुतालिक जो अपना मौक़िफ़ है उससे इनराफ़ कर ले। कश्मीरी जो अपनी आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं उनको तनहा छोड़ दे। लेकिन आज इस हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने एक कॉन्फ्रेंस की जिसमें पार्लिमानी कायदीन थे। गुज़श्ता 5-7 दिनों में क्या हो रहा है और आज की जो मीटिंग है वो क्यों की गई, उसमें क्या हुआ, इससे हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले साबिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक मुश्तरका अलामिया तो आया जिसमें ये कहा गया कि पूरी कौम इकट्ठी है और कश्मीर के मसले पर वज़ीर आज़म साहब के साथ है और एक ही तरह का मैसेज आएगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो कश्मीर के मामले पर किसी तरह का भी कोई झगड़ा नहीं था, कोई भी इस तरह का किसी ने इजहार नहीं किया। तो फिर ये इस तरह की आज जो कॉन्फ्रेंस की गई, मैं इंडियन मीडिया को देख रहा था, वहाँ पे तो जो भारतीय वज़ीर आज़म है उनकी डिप्लोमेसी टॉप पर है, वो अग्रेशन भी कर रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान को दबाव में रखने के लिए बहुत ज़्यादा मीटिंग्स भी कर रहे हैं। आज मेरे एक साहब से बात हो रही थी इस्लामाबाद, उनका ये कहना था कि बहुत बेहतर होता अगर आज वज़ीर आज़म इन तमाम लीडरान के साथ जो हमारे यहाँ बैरूनी सफ़रा हैं उनसे मुलाकात कर रहे होते, उनको बता रहे होते कि इंडिया किस तरह से एग्रेशन कर रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो यही है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ तो पहले से ही इस बात पे मुत्तफ़िक थीं और वो बार बार हुकूमत को गैर मशरूत तौर पे कह भी रही थी। इंडिया को भी बराह रास्त मैसेज भिजवाया जा रहा था कि कश्मीर के मामले में बिल्कुल किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। कश्मीर इशू पे, कश्मीर में मकबूजा कश्मीर में जो कोई जुल्म सितम हो रहा है, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। लेकिन सिर्फ एक जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी जिसके सरबराह मौलाना फजलुर रहमान हैं, जो कश्मीर कमेटी के भी हेड हैं, जिन्होंने ये कहा है तकरीर करते हुए असम्बली में कि फाटा के हालात कश्मीर से बदतर हैं और अगर हम फाटा के हालात ठीक नहीं कर सकते तो हमें क्या ज़रूरत है हम कश्मीर की बात करें। ये मौलाना फजलुर रहमान जो नवाज शरीफ साहब के इत्तेहादी हैं, अलाई हैं, उन्होंने ये बात कही और इंडिया टुडे और इंडिया के तमाम अखबारात ने इसको हाईलाइट किया। मौलाना फजलुर रहमान इससे मुत्तफिक नहीं है और आज की इस मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में किसी ने ये उनसे नहीं पूछा कि आप ज़र्ब-ए-अज़्ब को क्यों कहते हैं कि वो दहशत गर्दों के खिलाफ नहीं, फाटा के अवाम के खिलाफ एक कार्रवाई है। मैं वही कह रहा था कि अपोजिशन जमातें जो हैं उनमें तो किसी किस्म का कोई इख्तलाफ था ही नहीं और ना ही किसी अपोजिशन की जमात ने ये कहा था कि जनाब हमारी कश्मीर पॉलिसी और है, हुकूमत की और है, बल्कि वो तो हुकूमत को कह रहे थे कि कुछ करें, 2 कदम आगे बढ़ाएं और कुछ करें। हुक्मरान इत्तेहाद में ये मसाइल मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ की जो इंडियन पॉलिसी है टुवर्ड्स इंडिया, महमूद खान अचकज़ई साहब की, मौलाना फजलुर रहमान साहब की, ये बिल्कुल और चीज़ें आपको या एक और भी मीडिया में मैंने देखा कि जो उधर के उलमा देवबंद हैं वो दिल्ली में उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़
गो कि वो इंडियन शहरी हैं, लेकिन उधर भी उन्होंने पाकिस्तानी परचम नजर आतिश किया है। और भट्टी और साहब, ये सारी मैं चीज़ें अगर एक सवाल भट्टी साहब मुझे ये बताएं कि जिस शख्स को हमने कश्मीर कमेटी का हेड बनाया वो कह रहा है कि कश्मीर के मुतालिक बात ही ना करें, फाटा में सूरत हाल इससे बदतरीन है। वो ये कह रहा है कि ज़रबे अज़्म जो है वो फाटा के अवाम के खिलाफ है, दहशत गर्दों के खिलाफ नहीं। और ये आदमी, ये शख्स, ये लीडर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का इंतहाई करीबी है। मुझे ये बताएं फिर ये कौन सी कश्मीर पॉलिसी बनाएगी कौमी असम्बली, और ये क्या डिप्लोमेसी करेंगे जब कश्मीर कमेटी का हेड ये सारी बातें कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब, गुजारिश है, ये पार्लियामेंट्री पार्टियों का जो इजलास हुआ मेरे ख्याल में तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। ना आपका कोई आइन कानून कहता है कि दुश्मन मुल्क के खिलाफ आप पर हमला करे तो आप आपस में सलाह मशवरात करें, लेकिन चलो इन्होंने बुला लिया जिसकी ज़रूरत नहीं थी गवर्नमेंट था। लेकिन मुझे बताया ना, महमूद अचकज़ई साहब जो जिनको बुलाया गया है, इख्तलाफ उनमें है इंडिया के साथ और अस्करी क़यादत में डिफरेंस उनमें है जो हुकूमत में है। वो जो हुकूमती अरकान है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ये फरमा रहे हैं कि फाटा में कश्मीर से ज़्यादा इशू हो रहे हैं, ऐसे आदमी को बुला रहे हैं आप। दूसरे महमूद अचकज़ई जो कह रहा है KP के पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, अफ़गानिस्तान का हिस्सा है। बलोचिस्तान में उनकी बहुत सारे मामलात में चीज़ें सामने आ गई हैं जो हक़ायक़ अफसोसनाक है। भट्टी साहब, ना सिर्फ ये बल्कि महमूद खान अचकज़ई ये कह रहे हैं कि मैं तो अपनी चादर लपेट के अफगानिस्तान चला जाऊंगा, वहां बैठ जाऊंगा। और जैसे आपने पॉइंट आउट किया, इस पर जरा बात करें। शेख रशीद जो पाकिस्तान की बात करते हैं, कश्मीर के लिए लड़ने की बात करते हैं, उनको नहीं बुलाया। यही कह रहा था ना, पाकिस्तान में सिर्फ एक लीडर देखा है जो इंडिया के खिलाफ खुलकर और जिसमें पाकिस्तान की मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई है, उसका नाम है शेख रशीद। यार तुम किस किस्म के लोग हो यार, तुम कैसे हुक्मरान हो कि पाकिस्तान में सिर्फ एक लीडर है जो खुल के कह रहा है कि इंडिया के हम तैश नैश कर देंगे अगर उसने हमें नुकसान करने की। आप उसको कॉर्नर कर रहे हैं। जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं, जो पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ जाते हैं, जो दुश्मन मुल्क की पॉलिसियों को सेकंड करते हैं, उनको बुला के आप फैसला करा रहे हैं। यार ये क्या बेवकूफ़ी बना रहे हो, क्या अहमकाना है कर रहे हो। खुदारा मैंने कहा कि सियासी इशू आपस में 10,000 इख्तलाफात हों, कोई परवाह नहीं है, लेकिन जब मुल्की सलामती का इशू हो, मेरा ख्याल है उसको मजाक नहीं बनाना चाहिए किसी भी कीमत पर, बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। लेकिन आपकी हुक्मरान ये है कि उन्होंने हर उस बात में कंट्रोवर्सी पैदा करनी है जिसमें फौज जेरे बहस आए। बिल्कुल ज्यादा करने में ठीक है, हम क्या कर सकते हैं। साबिर, एक और जो चीज़ हमें नजर आई, मैं वो जलसा सुन रहा था रायवेंट का, अगर वो हमें शॉर्ट सुनवा सके हमारे प्रोड्यूसर साहब। शाह महमूद कुरैशी साहब बड़ी नवाज शरीफ को खुलकर कह रहे थे कि ये है वो है, आप जवाब नहीं दे रहे और हम ये जवाब दे रहे हैं। और आज जब वहाँ पर पहुँचे वज़ीर आज़म हाउस में, वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में, तो कहा कि जो मैं आपका जो विज़न है, आपकी जो सियासी बसीरत है कश्मीर के हवाले से, मैं उसका बड़ा मुतासर हूँ। ये मुझे बताइए, ये क्या चीज़ है ये? अच्छा, ये तो पॉलिटिक्स में होता है। ये क्या होता है? खुशामद होती है, मुनाफकत होती है, ये पॉलिटिक्स में बड़ी बात नहीं है कि जो गुफ्तगू बाहर की जाती है पब्लिक में, जलसों में, और जो ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, जब इस तरह का मौका आता है तो उसमें फिर वो चीज़ नहीं होती। आपने सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब नहीं, बिलावल भुट्टो साहब ने भी बड़ी सख्त तनकीद करते रहे हैं, लेकिन वो एक कॉज के लिए आज वज़ीर आज़म हाउस गए। अगर ना जाते, लेकिन उन्होंने जाके ये तो नहीं कहा कि मुझे वज़ीर आज़म आपकी फहम फरासत पर मुझे बड़ा एतमाद है। उन्होंने तो बल्कि पनामा पेपर्स, बल्कि अगर प्रोड्यूसर साहब अगर हमारे शॉर्ट सुनवा सके, फिर मैं भट्टी साहब से पेपर्स का इशू उठाया। अगर बिलावल भुट्टो साहब ने आज जो बात कही है और बाहर भी उन्होंने आके गुफ्तगू की, अगर वो सुनवा सके आप प्रोड्यूसर साहब। We are now at a stage where we need national unity. There's really no excuse. Prime Minister ने खुद कहा है कि एहतसाब होना चाहिए. It should start from the Prime Minister. He said it at the floor of the House. He said it at his address. The TORs that we have put together are signed by every single member of the opposition. They have either agreed to the TORs while we were drafting the TORs, or they've signed the bill in Parliament. So there's only the Prime Minister and the Prime Minister alone that is standing in the way. And since he's already agreed in Parliament that he will allow for accountability, I'm sure that before the end of Muharram, he will ensure that this bill passes in the form that it. अच्छा, बिलावल भुट्टो ने जो इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है उसके हवाले से भी बात की, अगर वो सुनवा सकें तो। So diplomacy works, foreign policy works as long as you have the capacity.
It is beyond my understanding why the third-time Prime Minister refuses to appoint a foreign minister. Even today in our briefing, it was highly unfortunate that it's only a foreign secretary that was briefing us on these affairs. How can you make the best case for Pakistan unless you don't have an eloquent, articulate, empowered foreign minister? भट्टी साहब, आपका तबसरा चाहता हूं इस पे जो बिलावल भुट्टो ने दो बातें की हैं। एक तो पनामा पेपर्स के हवाले से कहा और दूसरा उन्होंने कहा कि जब आपके पास फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं है तो फिर आप किस तरह, आपकी कैपेसिटी का इशू है। और एक जरा इस पर बयान कर दीजिएगा कि ये जो आज मीटिंग की, क्या ये बेहतर ना होता अगर ये अक़वाम मुत्तहिदा जाने से पहले पूछ लेते? वहां पे तो अपने दोस्त को, मोदी को कुछ नहीं कहा और यहाँ पे आके अब मुझे नहीं पता क्यों ये कॉन्फ्रेंस करवाई। आपका कमेंट भट्टी साहब। अच्छा, जरा साबर साहब को खामोश करा दीजिएगा, वो खामोश है। काम की बात भी टीवी पे होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, गुजारिश ये है, आज के इवेंट में मेरा ख्याल है सबसे बेहतर गुफ्तगू बिलावल साहब की रही जी। उन्होंने पनामा इशू को भी टच किया और कश्मीर के काज को भी बताने की कोशिश की। लेकिन मुझे ये बताए, ये मीटिंग जो हुई आज पार्लियामेंट्री पार्टी की, किसी एक कायद ने उठ के खड़ा होकर नवाज शरीफ साहब से पूछा कि गुलभूषण पे आप आज तक क्यों नहीं बोले? वजूहात बताए। कोयटा में ड्रोन हमला हुआ, आपने उस पर स्टैंड क्यों नहीं लिया? इंडिया में आप यूएनओ में गए तो इतना कमजोर तरीके से मौकफ क्यों बयान किया गया? किसी एक लीडर ने बयान पूछा उनसे? देखे, इस तरह ना करे, इस तरह ना करे। अच्छा भट्टी साहब, मैं आपको ना कुरैशी साहब को चाहिए फिर दोबारा पीएम नून में चले जाए। मैं भट्टी साहब आपको एक सवाल सुनाना चाहता हूं। नहीं, ये प्राइवेट अदारों में होता है, नहीं मालकर पॉलिटिकल जमातों में इख्तलाफ है। सिराजुल हक साहब का शॉट आप ही को सुनवाना चाहूँ, उनकी जरा बात सुन ले। उन्होंने क्या किया मीटिंग में, क्या कहा उन्होंने? इस तरह वज़ीर आज़म साहब ने, हमने ये भी पूछा कि उन्होंने अपनी तकरीर में 1974 के उस मुआहदे के खिलाफ वर्जी का जिक्र क्यों नहीं किया जो इंडिया ने और बांग्लादेश ने उस मुआहदे के खिलाफ वर्जी की, और उसके खिलाफ वर्जी के नतीजे में अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश मतीउर रहमान निज़ामी और सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद हसन मुजाहिद और कासिम अली और सलाउद्दीन अब्दुल कादिर चौधरी को फांसी दी गई। अपनी तकरीर में उन्होंने न कुलभूषण की गिरफ्तारी का जिक्र किया, न मोदी के उस एतराफ़ का जिक्र किया जो उन्होंने ढाका में किया है कि मैं एज ए फाइटर मुत्तहिदा पाकिस्तान को तोड़ने के लिए ढाका आया था। सिराजुल हक साहब ने सख्त सवालात किए भट्टी साहब। उन्होंने पूछा कि कुलभूषण जा, लेकिन वज़ीर आज़म के पास जवाब नहीं था। नहीं, देखे ना, ये एक अच्छी बात की, हमें किसी अच्छी बात की भी तारीफ करनी है। क्या उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई जवाब दिया? क्या वो आवाम के सामने क्यों नहीं लाया गया? ये तो उन्होंने मीडिया से आके बाहर बात कर ली। गुजारिश है, जब तक आप आवाम को अंधेरे में रखेंगे और हकायक को पोशीदा रखेंगे तो याद रख लें ज़्यादातर नुकसान खतरा है। आपको इस वक्त अपना पूरी कौम को, हाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब हो, कोई अपोजिशन हो, एक स्टैंड पे होना है कि हम भारत के साथ उस वक्त बात करेंगे जब वो पानी वाला इशू सॉल्व करे, कश्मीर इशू सॉल्व करे। अदरवाइज हम उनके पाँव में नहीं गिरेंगे। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन बुज़दिलाना पॉलिसी हमेशा कौमों को गुलाम बना दिया करती हैं। तो मेरा ख्याल है मियाँ साहब को इस सिलसिले में कौम को इत्माद में लेना चाहिए। गुलभूषण का जिक्र ना करने की वजूहात बता दे। वो ड्रोन अटैक हुआ, क्या वजह है? ये सारी हकायक इलामिया में सामने नहीं आए जिन्हें आने चाहिए थे। आप कब तक अपनी कौम को अंधेरे में रख के दुश्मन मुल्कों के साथ सौदेबाजी करते रहेंगे? खुदारा इन चीज़ों से निकल आए। अब बहुत टाइम हो चुका है। ठीक है। अच्छा साबिर, मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू रिपोर्ट हुई है, कौमी असम्बली के इजलास का वो हिस्सा है सारी गुफ्तगू। उसके बाद भी इस बात का कोई जवाब बनता है कि आप कश्मीर का मुकदमा लड़ने के लिए पार्लिमानी कमेटी के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को रखें आज? एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ठीक है, खबर मैं आपको दे देता हूँ, बाकी बातें आप करते रहें। यहाँ पर भट्टी साहब, आज ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और क्या उस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने या हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने या सेक्रेटरी खारजा ने क्या ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को इस सिलसिले में एतमाद में लिया कि अजीत डोवल का फ़ोन आया था नासिर जंजुआ साहब को? कोई ऐसी बात हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब, और उन्होंने क्या गुफ्तगू की और नासिर जंजुआ साहब ने उनको आगे से क्या कहा, उन्होंने क्या क्या फरमाया, क्या क्या ख्वाहिशात का इजहार किया,
ये अभी तक ना तो दफ्तर ख़ारजा ने ये ख़बर रिलीज़ की है, इसका मतलब है कि दफ्तर ख़ारजा भी लाइलम है। नासिर जंजुआ साहब के सेक्रेटरीट हमने रब्ता किया, एक नहीं 3 अफसरों से किया, उन्होंने कहा जी हमारे इल्म में नहीं है। नासिर जंजुआ साहब गए हुए हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस मुलाकात के लिए, तो वो वापस आके ही बता सकते हैं, हो सकता है वहाँ ना हुई हो। और ये टेलीफोन अजीत डोवल का आया है सैटरडे और संडे की मिडनाइट को, और काफ़ी डिटेल टेलीफोन था, और इसकी कंफर्मेशन दफ्तर ख़ारजा लाइलम, इसकी कंफर्मेशन मुझे दिल्ली से हुई। एक जर्नलिस्ट दोस्त हैं, उनसे रब्ता किया मैंने, उन्होंने कहा जी ये तो परसों की बात है कि अजीत डोवल जी का फ़ोन गया था। मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने क्या बात की है, तो उन्होंने कहा कि अजीत डोवल जी ने कहा कि देखें बात यह है कि वो हो गया है, इधर हुआ है क्या उड़ी हो गया एक वाक़या, तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक का क्लेम कर दिया। तो आप जो हैं वो उस पर क्यों इतना शोर मचा रहे हैं, आप मामले को ठंडा करें। हमने कह दिया उड़ी सेक्टर पे आपने अटैक किया है, और उसके जवाब में हमने क्लेम कर दिया कि जनाब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है। अब ये विन विन पोजीशन है दोनों के लिए, लिहाजा आप कोशिश करें कि मामले को आगे ना बढ़ाएं, इसको ठंडा कर दें। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ये ठंडा ना किया जाए तो उन्होंने कहा कि मसला ये है कि हमारे फिर इधर दिल्ली में ज़्यादा एग्रेशन पाई जाती है। तो उसके बाद मुझे समझ आई कि ये फिर इन्होंने भी गालिबन, अब इसकी कंफर्मेशन नहीं है, कि बैग ये कन्वे किया गया हमारी सिक्योरिटी ऑफिसर्स को भी कि ज़रा आप ठंडे हो जाएं। तो वो ठंडे हो जाएंगे, सुने ना, ठंडे हो जाएं। फिर मुझे अब समझ आई है कि ISPR को क्यों ले जाना पड़ा, मीडिया को ले जाकर उधर कंट्रोल लाइन पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे मीडिया को लेकर गए और वहाँ सारी सिचुएशन दिखाई। तो ये सारी चीज़ें भी उस टेलीफोनिक टॉक में हुई कि जनाब ये अच्छा नहीं है इस तरीके से मीडिया को। फिर मैं हैरान हुआ, फिर मुझे आसमा जहांगीर के स्टेटमेंट की भी समझ आ गई कि वो कह रही थी कि ये जनरल इलेक्टेड तो नवाज जनरल बाजवा, हाँ जनरल बाजवा का तो ये हक नहीं बनता कि मीडिया को ले जाके और बताया जाए ये तो इलेक्टेड नहीं है और इलेक्टेड हुकूमत का काम है। तो कहने का मकसद ये है कि अभी भी चीज़ें बाला बैकडोर चैनल पे बड़ी खुफिया तरीके से चल रही हैं। आपने मैं इम्पोर्टेंट बात की है, इसी पे हम बात करेंगे। अजीत डोवल से जो नासिर जंजुआ की उसका राज अफशा किया है, अभी साबिर शाकिर ने उसकी तफसीलात से आगाह कर रहे हैं आपको। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक और जो भारतीय मंसूबा है कि किस तरह पाकिस्तान का नाम बदनाम किया जा सके, क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि आने वाले 3-4 दिनों में उड़ी की तरह का एक और वाक़या होगा, वो हिंदुस्तान के अंदर होगा और किस तरीके से पाकिस्तान को उसमें मुलव्वस किया जाएगा। तफसील आपको बताते हैं थोड़ी देर में, हमारे साथ ही रहिए एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी है। और ब्रेक पर जाने से पहले साबिर शाकिर हमें बता रहे थे कि अजीत डोवल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है इंडिया के, उन्होंने हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ से एक मुलाकात की है जिसके बारे में हुकूमत कुछ नहीं बता रही। इस बात को, इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को खुफिया रखा जा रहा है और साबिर शाकिर ने इसकी तफसीलात बताई। लेकिन बेशतर इसके कि मैं जाऊँ दोबारा साबिर की तरफ, आपको जो हमें इंतहाई रिलायबल सोर्सेज से जो खबरें मिल रही हैं वो ये हैं कि भारत ने एक और मंसूबा बनाया है पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने के लिए, जबकि उड़ी का वाकया जो है वो दुनिया ने उस पर यकीन नहीं किया। तो अब ये कर रही है भारतीय हुकूमत, अगले 4-5 दिनों में भारत के किसी भी बड़े शहर में, जैसे मुंबई हो सकता है, अहमदाबाद हो सकता है, चेन्नई हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, जहां पर कोई दहशतगर्दाना कार्रवाई की जाएगी। और इस वक्त पाकिस्तानी तकरीबन 450 ऐसे पाकिस्तानी हैं जो भारत की मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं। कुछ पाकिस्तानियों को, 2-3-4 पाकिस्तानियों को लाके
वहाँ पर जहाँ पर ये दहशतगर्दी की कार्रवाई होगी वहाँ पर उनको मार दिया जाएगा और उनकी जो बॉडीज़ हैं वो फिर ये शायद शो की जाए कि देखें ये पाकिस्तानी थे, ये यहाँ पर आए और इन्होंने ये वाक़या किया। एक ऐसा एक उनका ये मंसूबा है जो इंतहाई रिलायबल सोर्सेज से पता चला है, क्योंकि उड़ी के मामले पर और जो बारामूला का जो ड्रामा रचाया है भारत ने, उस पर दुनिया ने भारत पर यकीन नहीं किया और खुद भारत के अंदर उनसे सवालात उठाए गए। साबिर, आप बात कर रहे थे जंजुआ साहब की, मैं उसके बाद भट्टी साहब की तरफ जाना है इसी खबर के लिए। जवाब तो देने दे मोहतरम। जी जी भट्टी साहब चलें, पहले आप आ जाएं। जी आप आ जाएं। अच्छा समी साहब, अभी नहायत वेल इन्फॉर्म्ड है साबिर शाकर साहब, उन्होंने दिया, मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ। मेरे पास ऐसा आला कोई नहीं है अजीब देवल और जो नासिर जंजवा की गुफ्तगू हुई उसको मैं मुकम्मल तौर पर सुन सकता। ठीक है, मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मैंने एक दो सोर्स से पता किया। चलो उन्हें बात कर लेते हैं, आले की जरूरत नहीं होती। आप बोलते तो मैं चुप रहता हूँ। आले की मेरे पास ऐसा आला कोई नहीं है कि इतनी तफसीलन गुफ्तगू मैं सुन सकता हूँ। ऐसी गुफ्तगू के लिए आले की जरूरत नहीं है, सोर्सेज की जरूरत होती है। भाईजान आपके ज्यादा सोर्स है, मुझे नहीं जर्नलिज्म आती है, अब आप खुलासे दे ना। नहीं मैं बता रहा हूँ ना भट्टी साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं। और भाईजान आपकी ज्यादा हो गए ना सोर्सेज, मैं कब कह रहा हूँ आप मार्क टैली है पाकिस्तान, मेरे सोर्स ने बताया है कि ये टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। ठीक है, भट्टी साहब आगे चले ना। उसने हदीस तो नहीं ना कहा। ओहो, आप अच्छा गुजारिश ये है सभी साहब, कौन सा हदीस? मेरी जो इतलात है जी, मेरी जो इतलात है, अमेरिका को पता चला था उड़ी हमले और पठानकोट के नाकाम ड्रामे के बाद जो अभी आपने एक जिक्र किया है, इंडिया इस किस्म की बहुत बड़ी कार्रवाई करना चाह रहा है जी। अमेरिकन ने इंडिया से बात की कि आप ये बढ़ती हुई कशीदगी को मिनिमम करें, कि ऐसी हरकतें ना करें जो आपको जंग के करीब ले जाए। इसी तरह उन्होंने पाकिस्तान के चंद अहम शख्सियात से बात की। उसके बाद इन दोनों की गुफ्तगू हुई और दोनों की गुफ्तगू में ये जोर दिया गया कि इन फ्यूचर जो माजी में हो गया उसको छोड़ें, बेहतर तरीके से मामलात को आगे लेके जाएं। अब उसके बाद आने वाला दिन बता देगा कि नतायज क्या आते हैं। इंडिया अपनी मजीद दहशतगर्दी अपने ही मुल्क में करके पाकिस्तान का नाम लेता है या अमेरिका की तरफ से मिलने वाली वार्निंग पर थोड़ा सा स्लो हो जाता है ताकि कश्मीर इशू का मसले के हल की तरफ जाया जा सके। बिल्कुल ठीक जी साहब। अच्छा एक तो ये बता दूं कि हमने अभी जिक्र किया था दारुल उलूम देवबंद हिंद का, तो उनकी तरफ से बाकायदा एक प्रेस नोट इशू हुआ है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी परचम जलाने की जो वीडियो है उसका दारुल उलूम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, ये सोशल मीडिया पे एक वीडियो है और वायरल हो रही है और इसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि दारुल उलूम देवबंद का इस वीडियो से किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं और जो लोग इस वीडियो में नज़र आ रहे हैं उनका भी देवबंद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ताहम वतन अज़ीज़ यानी कि हिंदुस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के ख़्वाह हैं और इसके लिए दुआ गो हैं। ये उनका प्रेस नोट है, मैंने कहा ये ज़रा बता दूं। ठीक है। अच्छा दूसरा ये बात, इस सारे चीज़ का जो मास्टरमाइंड है ना, ये इंडिया कुछ भी नहीं है, ना ही उसमें सकत रहती। इंडिया हमारी सलाहियतों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है, ख़ास तौर पे जब से हमने एटमी सलाहियत हासिल की है उसके बाद। इसका मास्टरमाइंड है अमेरिका, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। ये सब कुछ वाशिंगटन से हो रहा है और वाशिंगटन से ही ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। अफ़गानिस्तान को एक पैगाम जाता है काबुल को कि आप ज़रा मैदान में आएँ, उधर से एक पैगाम दिल्ली को जाता है, वो आ जाते हैं, फिर किसी और को फिर एक ढाका जाता है पैगाम कि आप भी ज़रा, तो वो सारे मिल के फिर पाकिस्तान पर झपटते हैं। जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने गुफ्तगू की है ना कि हमेशा अमेरिका जो है वो इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करने के बाद जब उसका मफाद निकल आता है या जब हम एक ख़ास लिमिट से आगे नहीं जाते अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, फिर उसके बाद वो अपने इन चेलों के ज़रिए काम करने की कोशिश करता है। तो अब भी जो कुछ हो रहा है वो सारा भट्टी साहब ने, अगर भट्टी साहब गुफ्तगू अच्छे तरीके से शुरू कर लेते तो मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर था। अच्छी बात है, ठीक है ना, आप तो चलती रहती है। हाँ, ये भी तरीके से बताने की क्लासें करें ना। आजकल मुझे साफत वो सिखा रहे हैं जिन्होंने कभी एक टिकर नहीं लिखा, जिन्होंने कभी काम नहीं किया। अब आजकल मुझे अक्सर वो साफत सिखाने लगा। भट्टी साहब मैं तो वैसे टिकर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कोई 20 साल से तो लिख रहा हूँ, ठीक है ना। और भाईजान तो आपकी बात नहीं कर रहा, आप अकले कुल हैं, आप कायदे आज़म हैं, आप पर कोई और चीज भी नाज़िल हो सकती है। मैं आपकी कब गुस्ताखी कर रहा हूँ? आप इशारे को समझे, आप अपनी तरफ ना लेना। आप जरा समझे भट्टी साहब की जो बात है बड़ी दूररस बात है, बड़ी डीप बात है। आपकी तरफ इशारा नहीं है। मैं भट्टी साहब अपनी पोजीशन तो मैंने वाज़ेह कर दी है। आपकी पोजीशन हमें पता है, वाज़ेह ही है आपकी पोजीशन उसकी। तो ये बात वही है कि चीज़ों को
मनोवर किया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। अब ये अगर नासिर जंजुआ साहब की और अजीत की टेलीफोनिक टॉक हुई है, अजीत का फ़ोन आया है, तो उसमें छुपाने की क्या ज़रूरत है? बताना चाहिए, बताना चाहिए, बिल्कुल खोलना चार चाहिए। लाइनों का प्रेस रिलीज इशू कर देते कि जनाब ये गुफ्तगू हुई है और कशीदगी पे बात हुई, कशीदगी को कम करने पे बात हुई, तो समझ आती कि दोनों मुल्कों की जो हॉटलाइन पर राब्ते में हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब उसके बाद फिर कहा यह जाता है कि जनाब ख्वाजा पॉलिसी हम नहीं बना रहे, महमूद खान नहीं, जो अब जॉइंट सेशन भट्टी साहब, ये जो जॉइंट सेशन बुध को शुरू हो रहा है, उसमें अचकजई साहब जो कहते हैं मैं तो अपनी चादर लेके तो चला जाऊंगा अफगानिस्तान, वो कहते हैं कि इस बात पर भी बहस की जाए कि असल हुक्मरानी कौन है, पाकिस्तान के अंदर कौन कर रहा है, कौन इदारे कौन चला रहा है। यानी वो पाकिस्तान की फौज पे ऊपर तनकीद करना चाहते हैं, जैसे वो माजी में हमेशा करते रहे। समी साहब, गुजारिश है गैर जरूरी गुफ्तगू से अब मेरा ख्याल है मैं परहेज ही करूं, क्योंकि इधर ख्वाहिशातों का नाम आप कर खबर हो सकते जाता हैं, है। आपको इजाजत है भट्टी साहब, आपको नहीं, 7 खून माफ है। नहीं, मैं खबर की अच्छा गुजारिश ये है समी साहब, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ पाकिस्तानी फौज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करने का भरपूर सलाहियत रखती है। आपके इस मुल्क को फ़िलहाल ख़तरा है आपकी अंदरूनी ताकतों का, जो पसे पर्दा किसी न किसी गैर मुल्की एजेंडे को लेके आगे जा रही हैं। महमूद अचकज़ई साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो सोच है या ANP की सोच है, हमें सबको इल्म है। अब हमने फैसला ये करना है कि पाकिस्तान की हुकूमत, जो कि मेरी इतलात के मुताबिक, मैंने कॉलें नहीं कोई सुनी 2 बंदों की, मियाँ नवाज शरीफ साहब को सुबह 3 बंदों ने, पाकिस्तान के लीडरशिप जो उनके करीब है, उन्होंने कहा जी अब आप खुद भी इंडिया के मसले पे अग्रेसिव रोल अपनाएं। इंडिया जो कर रहा है इस तरह हम दुनिया में तनहा होते जा रहे हैं, लोगों में हमारा इंप्रेशन अच्छा नहीं जा रहा। अल्लाह करे कि मियाँ साहब को अपने साथियों की बात समझ आ जाए और वो पाकिस्तान के लिए वही ज़ुबान इस्तेमाल करे जो रहील शरीफ कर रहे हैं, जो किसी मुहिब वतन मुल्क के सरबराह को करनी चाहिए। यकीनन वो मुहिब वतन है और वो पाकिस्तान के लिए अपनी ज़ाती दोस्तियाँ कुर्बान करेंगे। वाह जी वाह, माशाल्लाह, बढ़िया आपने खूबसूरत बात की कि यकीनन वो मुहिब वतन है और यकीनन वो दोस्तियाँ कुर्बान करेंगे। मुझे शदीद एतराज़ है, मैं शाह महमूद कुरैशी साहब की तरह आपकी इस बात से एग्री नहीं कर सकता। मैं इस बात से मैं मुकम्मल तौर पे मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बात पे। साबिर, आपसे सवाल ये है कि आज फिर चाइना ने, जो खबरें आ रही हैं, मौलाना मसूद अज़हर के ख़िलाफ़ पाकिस्तानियों ने पर्चे किए, उनके मदरसे बंद किए गुजरांवाला में, और बड़े हमारे ये जो पंजाब के पुलिस अफसरान हैं बड़े खुशी से बयान कर रहे थे ये हुआ वो हुआ, और वो जो सारे सो कॉल्ड लाइक माइंडेड इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने भी। चाइना ने फिर ब्लॉक कर दिया यूनाइटेड नेशन में मौलाना मसूद अज़हर पर पाबंदी 3 महीने के लिए टेक्निकल बुनियादों पर। कौन है दोस्त पाकिस्तान का? पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जिनकी निशानदेही आरिफ हमीद भट्टी कर रहे थे, या चाइना? असल इशू ये है कि ये CPEC का मामला जब से उठा है ना, और उसके बाद जनरल राहील शरीफ साहब की पाकिस्तान में बढ़ती हुई मकबूलियत, ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि इंडिया, अमेरिका ख़ुद बराह रास्त आना नहीं चाहता, वो इंडिया को आगे करता है। मकसद ये है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को सहूलतकार करार दे दिया जाए टेररिस्टों का, नॉन स्टेट एक्टर्स पे मलबा डाल के इनडायरेक्ट कोई ना कोई ऐसा ताल्लुक़ पैदा किया जाए। ये सारी जो मूव्स होती हैं इंडिया की, हाफिज़ सईद साहब के बारे में, मौलाना मसूद अज़हर साहब के बारे में, या इस तरह की कलअदम तंजीमों के बारे में, उनका ताल्लुक़ ये है कि किसी भी तरीके से UN जनरल असम्बली के फ़ोरम पे, यूनाइटेड नेशंस के फ़ोरम पे ये चीज़ रजिस्टर्ड हो जाए एक दफ़ा। सबसे पहले तो साबिर, मैं ये समझता हूँ, ये माजी की बात करते हैं ना सारे हुक्मरान, तो सबसे पहले मुझे ये बताएं जमात दावा को, या जो दूसरी जमातें जिनको हमने मान लिया कि यूनाइटेड नेशन में उनको बैन लगा दी, कालअदम करा दिया, ये एकदम ही गलत है। आप कश्मीरियों को कैसे तनहा छोड़ सकते हैं? हम क्यों शर्माते हैं कश्मीरियों की बात करते हुए? क्यों हम अपने आकाओं को खुश करने की बात करते हैं साबिर? क्यों हम कहते हैं कि ये कालअदम तंजीमें हैं? ये कालअदम तंजीमें कैसे हैं? ये क्या कर रही हैं? ये कुछ भी नहीं कर रही। ये तो पाकिस्तान के अंदर अभी जो हाफिज़ सईद साहब हैं वो रिफाई काम कर रहे हैं। मौलाना मसूद अज़हर साहब जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त कहीं नज़र ही नहीं आते, कहीं उनकी तंजीम का वजूद ही नहीं है। लेकिन सिर्फ अमेरिका तो इसलिए प्रेशर डालता है कि वो भारत को खुश करना चाहता है। हमारे जो हुक्मरान हैं इनके अंदर ये जो लजाजत और इतनी ज़्यादा ये जो खुशामद पसंदाना रवैया, ये क्या है? अच्छा, ये तो हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर भी चुके हैं। मैं एक और बात बताता हूँ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से, 1 मिनट की। आज भी तमाम सियासी जमातें मिलकर भी वज़ीर आज़म साहब से एक डिमांड नहीं पूरी करवा सकें। वो ये थी कि अपोजिशन जमातों का ख्याल था कि इस वक्त मुल्क को फुल टाइम वज़ीर ख़ारजा की ज़रूरत है। वो नहीं आ सकता। ठीक है, तो आप इससे अंदाज़ा कर लें
के मामलात को सिर्फ खुफिया रखने के लिए अफ़गानिस्तान के लिए जो अनऑफिशियल वज़ीर ख़ारजा हैं वो कौन है भला? किसके महमूद लिए? अफगानिस्तान महमूद खान अचक से? महमूद खान अचक से साहब सब कुछ वही बताते वो हैं पैगामात लेके जाते हैं, अफगान सफ़ीर से मिलते हैं, काबुल चले जाते हैं, वहाँ से वापस ला के वज़ीर आज़म को बताते हैं। किसी और को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। तारिक फ़ातमी साहब को अमेरिका के लिए रखा हुआ है, वो उनसे करते हैं। सरताज अजीज़ साहब को पता नहीं किसके लिए, वो कोई और चीज़ें होंगी। तो 200 से ज़्यादा की है जो स्ट्रेंथ है इस वक्त पार्लियामेंट में। किसी एक आदमी पर भी इतना एतबार नहीं करते मियाँ साहब कि उसको वज़ीर ख़ारजा बना दें। नाज़रीन, यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं। एक भी बात, एक जो अहम बात जिसका बिलावल भुट्टो ने भी जिक्र किया कि इस वक्त एक कुल वक्ती वज़ीर ख़ारजा की ज़रूरत है। नवाज़ शरीफ साहब से वो बात नहीं मनवा सके, नहीं माने नवाज़ शरीफ साहब, और एक टोपी ड्रामा कर लिया। आज मीटिंग का जो भी था, नाज़रीन इस मौजू पर भी बात रखेंगे, जारी रखेंगे, लेकिन इसके अलावा आपको सुनाएंगे लोधरा का एक वाक़या कि किस तरह जाली पुलिस मुकाबला किया गया वहाँ पर सिर्फ इसलिए कि गरीब मजदूर था, उसने अपनी उजरत मांगी। ये है पंजाब की ज़बरदस्त गवर्नेंस। लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको लोधरा का एक वाक़या सुनाते हैं जिससे आपको पता चले कि पुलिस किस तरह गरीब आदमियों से डील करती है। वहाँ पर एक गरीब बाप और बेटे ने जो मेहनत मजदूरी की, एक कंस्ट्रक्शन की घर की, जब मेहनत मांगी तो किस तरह पुलिस मुकाबले में उसके बच्चे को गोली मार दी गई। हमारे रिपोर्टर हैं इरफान रेहान लोधरा से हमारे साथ हैं, उनसे हम सारी इसकी तफसील लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहान। जी वालेकुम सलाम जी। इरफान, ये वाक़या क्या है, ज़रा हमें जल्दी बताइए, टाइम भी कम है, ज़रा जल्द बताइए। जी, ये थाना जल्ला रही की हदूद में ये एक पुलिस मुकाबले के वाकया जो है सामने आया था। इब्तदाई तौर पर ये इतला मिली थी कि थाना जल्ला रही की हदूद में बाबर नामी एक नौजवान है जो असले की रिकवरी के हवाले से जा रहा था, तो नामालूम अफराद की फायरिंग से वो मौके पर एक्सपायर हो गया और उसकी डेड बॉडी को जो है DH के हॉस्पिटल लाया जा रहा है पोस्टमार्टम के हवाले से ही। तो उसी के बाद चंद ही लम्हों के बाद ये स्टोरी सामने मिली कि वो जो मुर्दा था वो हॉस्पिटल में जिंदा हो गया। तो वहाँ पे जब कवरेज के हवाले से हम गए कि ये एक हैरानकुन खबर बन गई कि चंद ही लम्हे पहले वो मुर्दा था तो बाद में वो जिंदा कैसे हो गया। तो इस कवरेज के हवाले से जब DHQ में पहुंचे तो वहाँ पे पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। तो उन्होंने इस हवाले से DPO असद सरफराज के कहने पे तमाम तर जो मीडिया के लोग थे उनको कवरेज के लिए रोक दिया गया था। तो उस हवाले से जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो मीडिया की कवरेज से मना किया गया था। तो उस कवरेज के दौरान उन्होंने मेरा मोबाइल जो है वो भी छीन लिया, मुझे गैर इखलाकी मेरे साथ गुफ्तगू भी की, मेरा तशद्दुद का मुझे निशाना भी बनाया गया। तो उन्होंने कहा कि DPO असद सरफराज की तरफ से हमें खुसूसी हिदायत है कि इसको जो है कवरेज के हवाले से रोक दिया गया। ठीक है इरफान, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं भट्टी साहब पे से कमेंट लूंगा, लेकिन इससे पहले ये जो बाबर है इसकी वालदा का शॉट हमें भेजा हमारे नुमाइंदे से, जरा आप वो सुनिए वो क्या बयान कर रही है। मेरे पुत्र रात पुलिस मुकाबला किया ना, जानी पुलिस मुकाबला किया ना, मेरे पुत्र को मिला नहीं देंगे। मैं 2 बजे की आई हैं, मैं को अंदर तक नहीं बजानी था। मेरा पुत्र जख्मी है, बहुत तशद्दुद किया है, कान पट्टी से गोली लगी हुई है। मेरे पुत्र को बहुत जुल्म किया है ना पुलिस। मुलाकात नहीं करने दे रहे? नहीं, क्या कहते हैं? नहीं करने दे। फायर मार के खुद पुलिस वालों ने मारा है? हाँ जी, पुलिस वाला ने मारा है। जैली पुलिस मुकाबला किया? हाँ बिल्कुल जी, ये आदमी डाले ना लगे लेकिन झूठ बोले थे। अब बच्चे को हथकड़ियाँ लगा के अंदर क्यों रखा हुआ हाँ है? जी, हथकड़ियाँ लगा के रखा है, बिल्कुल तशद्दुद दिया है, लेकिन वो मोया मुका भी है। हाँ जी, पहले 4 दियां दा 5 दियां दा रफ्तार है यो। उन्हें मुस्ते ने पकड़ के दिता है, वो आगे वन सीमेंट ते बजरी गया ना। मेरा पुत्र उन्होंने कोठी तैयार की कड़े उनका प्यू दे रले, मेरे घर वाले ते मेरे पुत्र ने उन्होंने कोठी बनाई है। उन्हें बन के इनाम तो देख सकते वे कोठी बनाई कड़े, लेकिन साकू मजदूरी भी क्या नहीं मिली। मेरे पुत्र को ना पकड़ के आके ना मैंने पुलिस मुकाबला कारा सीमेंट से बजरी गया ना, उन्होंने 2 नंबर मोटर। भट्टी साहब, ये बजरी सीमेंट उसने वहाँ पर घर बनाया, उनका मजदूरी की, जब पैसे मांगने के लिए कोशिश की तो पुलिस मुकाबला कि जी असला रिकवर होना है, कत्ल, वो तो शुक्र है वो जिंदा हो गया। लेकिन अभी की जो इतला है ना वो हॉस्पिटल में है ना पुलिस उसके बारे में बताती है, कुछ पता नहीं वो बाबर कहाँ पे है। ये पंजाब की हालत है। अच्छा समी साहब, ब्रेक से पहले आपने मेरे से इख्तलाफ किया जो मुझे बहुत खुशी हुई। जर्नलिस्ट का काम यही है कि अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक गुफ्तगू करे। मैंने उसको तकरार का हिस्सा नहीं बनाया। मैं साबर साहब से ये भी नहीं कह सकता मैं 21 साल से टिक्कर लिख रहा हूँ क्योंकि 20 साल पहले टीवी था ही नहीं, तो मैंने टिक्कर क्या लिखने थे 96 में टीवी। अच्छा, दूसरा ये मुकाबला कोई नई बात नहीं है, ये कोई बुरी बात नहीं है। गुफ्तगू की सेंस को भी समझा करें। हमेशा ताकतवर तबका, हमेशा हुकूमत में नहीं प्राइवेट अदारों में ताकतवर तबका
एक लॉबी के तहत गरीबों के हक तलफी करता है। एक इंसान मर गया, मेरा ख्याल है बेहतर हुआ वो बच गया, मर जाता तो इस दुनिया के नाइंसाफ़ी और जुल्म के निज़ाम से निकल के आखिरत की तरफ चले जाता। पाकिस्तान पंजाब में पुलिस मुकाबला, करप्शन, नाइंसाफ़ी, लाकानूनियत कोई बुराई नहीं है, आपकी नज़र में है, लेकिन मेरे ख्याल में मौजूदा हुकूमत के दौर में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हमीद भट्टी साहब और बहुत शुक्रिया साबिर शाब का। लेकिन इससे पहले हमने एक खबर दी थी खुशाब की, वहाँ पर पुलिस ने एक जो 2 फायर लगे हुए हैं, एक बच्चे को एक दिल पे एक गर्दन में, उसको खुदकुशी का केस बना दिया और कुछ नहीं किया, कोई री इन्वेस्टिगेशन नहीं ऑर्डर की जनाब शहबाज शरीफ साहब ने। और अभी ये वाक़या भी उनके पेश नज़र कर रहे हैं, लेकिन साथ ख्वाजा आसिफ साहब की वो बात याद आ रही है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, शायद किसी को आ जाए। नाज़रीन, ये था आज का रिपोर्टर। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।